द थ्री ऑर्डर। अब देखो, तुम लोग ये मत समझ लेना ये कोई तुम्हारे बड़े भाई या बड़े बहन के 3 ऑर्डर्स हैं जो कि तुम यूं ही टाल दोगे। इसे तो तुम्हें समझना ही पड़ेगा। तो रेडी हो जाओ फिर। बेसिकली हम इस चैप्टर में 3 ऑर्डर्स जो कि 3 सोशल कैटेगरीज होती थी यूरोप में, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन 3 सोशल कैटेगरीज ने यूरोप की हिस्ट्री को कैसे शेप दिया। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये किस टाइम पीरियड में हो रहा था, ताकि तुम्हें समझने और विजुअलाइज करने में आसानी हो। ये सब 9th से लेकर 16th सेंचुरी के बीच में हो रहा था। जब रोमन एम्पायर गिर गई तो वहाँ के कुछ जर्मनिक लोगों का ग्रुप सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट से इटली, स्पेन और फ्रांस के रीजन को ऑक्यूपाई करने लगे। अब वहाँ पे कोई यूनिफाइड पॉलिटिकल फोर्स तो थी नहीं, जिस वजह से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगे और इसी वजह से एक इंडिविजुअल की लैंड को बचाना बहुत जरूरी हो गया। 4th सेंचुरी से ही रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी को माना जाता था। लेकिन रोमन एम्पायर तो खत्म हो गया, लेकिन क्रिश्चियनिटी काफी तेजी से फैलने लगा। और तो और चर्च के लोगों के पास भी काफी ज्यादा पॉलिटिकल पावर आ गई और प्लस लैंड भी बहुत ज्यादा हो गई। तो अब चलो मैं तुम्हें एक टर्म के बारे में बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, फ्यूडलिज्म। ये जो टर्म है इसे वहाँ के हिस्टोरियंस यूज करते थे ताकि वो वहाँ के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो टर्म है फ्यूडलिज्म, ये एक जर्मन वर्ड फ्यूड से डराइव हुई है, जिसका मतलब होता है एक जमीन का टुकड़ा। और ये एक ऐसी सोसाइटी को दर्शाता है जो कि मेडिवल फ्रांस, इंग्लैंड और इटली में बन गई थी। फ्यूडलिज्म को अगर इकोनॉमिक सेंस में देखा जाए तो ये वहाँ के जो पीसेंट्स हुआ करते थे उनको लॉर्ड की लैंड पर काम करना पड़ता था और इसके बदले में लॉर्ड उन्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। पर कुछ टाइम बाद लॉर्ड्स उन्हें सोशली और पॉलिटिकल भी कंट्रोल करने लग जाते हैं पीजेंट्स लोगों को। अच्छा चलो ये बताओ, फ्रांस का नाम फ्रांस कैसे पड़ा? जिसको भी पता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो देखते हैं किन किन लोगों को पता है। चलो मुझे पता है, तुम लोग लिख दोगे कमेंट सेक्शन में नीचे, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार जिसको नहीं पता है। अब कुछ लोग सोचेंगे ये टॉपिक से बाहर की बात क्यों कर रहे हो। नहीं यार, ये चैप्टर से रिलेटेड ही है। पहले रोमन एम्पायर के अंडर में एक गॉल नाम का प्रोविंस था जिसमें एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन, रिवर, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर के लिए काफी बढ़िया लैंड थी। फिर एक जर्मेनिक ट्राइब आई जो कि फ्रैंक्स कहलाते थे। उन्होंने अपने नाम के ऊपर गॉल को फ्रांस का नाम दे दिया और 6th सेंचुरी से ही ये प्रोविंस चार्ली मैग्नी किंग द्वारा रूल किए जाने लगा। क्योंकि वो भी क्रिश्चियन था, इसी वजह से उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था चर्च से। और फिर पोप ने होली रोमन एम्परर का टाइटल दे दिया अपना सपोर्ट को दिखाते हुए। पोप कौन था? अब तुम लोग ये पूछो तो ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा वीडियो। चलो अब बात करते हैं मेन टॉपिक, द 3 ऑर्डर। फ्रेंच प्रीस्ट का मानना था कि कोई भी इंसान अपने कामों की वजह से इन 3 कैटेगरीज में आता है, जो कि पहली थी क्लर्गी और दूसरी नोबिलिटी और तीसरी और आखिरी पीजेंट्री, जो वहाँ के नॉर्मल आम लोग होते थे। तो सबसे पहले 2nd ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, द नोबिलिटी से। इसमें नोबल्स आते थे जो कि सोशल प्रोसेस में सेंट्रल रोल प्ले करते थे, क्योंकि इन लोगों के पास काफी ज्यादा लैंड होती। अब तुम लोग सोचोगे इनके पास इतनी लैंड आती कहाँ से थी? क्या इनके पिताजी की दुबई में तेल की खदानें थी? मुझे पता है तुम लोग यही सोच रहे होगे, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। इन नोबल्स को ये लैंड वैसेलेज सिस्टम के थ्रू किंग से मिलती थी। वैसेलेज ये क्या होता है? ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है किंग्स और नोबल्स के बीच में, जिसमें किंग उन्हें लैंड देता है और नोबल्स को उन्हें अपने मिलिट्री के थ्रू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ती है किंग को, जब भी किंग को उनकी जरूरत हो। किंग्स और नोबल्स चर्च में जाके बाइबल के ऊपर वाउस लेते हैं और नोबल को एक रिटर्न डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि चार्टर कहलाता था, जो कि इस बात का सिंबल था कि ये लैंड नोबल्स को दी गई है किंग द्वारा। और इसी वजह से नोबल्स काफी प्रिविलेज स्टेटस एंजॉय करते थे। नोबल्स को अपनी आर्मी बनाने का भी पूरा अधिकार था, जिन्हें फ्यूडल लेवीज कहते थे। और इस लैंड पे नोबल्स का घर होता था जिसे मैनर कहते थे, और सारी ज़रूरत की चीज़ें बनाई या उगाई जाती थी, जैसे कि ग्रेन्स और फैब्रिक और ऐसे ही बहुत कुछ। इसमें फॉरेस्ट, वुडलैंड, चर्च और एक कैसल हुआ करता था। और तो और जो नोबल्स की लैंड में पीजेंट्स काम करते थे उनको कभी कभी फुट सोल्जर की तरह भी यूज़ किया जाता था। अब ये लोग लड़ने के लिए तो फुली सफिशिएंट नहीं थे, इसलिए फिर एक नई कैटेगरी आई, नाइट्स। एक तरह से वो लोग थे जो कि लॉर्ड्स यानी जिनकी मैनोरियल स्टेट होती थी उनकी प्रोटेक्शन करते थे। अब लेकिन वो लोग ये सब फ्री में तो करेंगे नहीं, इसके बदले में उन्हें एक लैंड पार्ट दिया जाता था जिसे फीफ कहा जाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे नोबल्स को किंग द्वारा एक लैंड दी जाती थी, लेकिन इन नाइट्स की जो लैंड होती थी वो उनके कंपेरिजन में छोटी हुआ करती, लेकिन वो 1000 एकड़ से लेके 2000 एकड़ तक फैली होती थी। इन नाइट्स लोगों की भी सारी जरूरत की चीजें वहाँ पे अवेलेबल रहती और इनकी लैंड भी पीजेंट्स ही कल्टीवेट करते थे। एक नाइट एक से ज्यादा लॉर्ड को सर्व कर सकता था, लेकिन उसकी फॉरमोस्ट लॉयल्टी उसके पहले वाले लॉर्ड्स को ही रहती थी। नाइट्स दिन में डमीज के साथ प्रैक्टिस करते थे ताकि अपनी वो फाइटिंग स्किल्स को शार्प कर सकें। तो फिर चलो कहाँ? अरे भाई, 1st ऑर्डर की तरफ। 1st ऑर्डर में प्रीस्ट और बिशप्स आते थे और उनके पास भी काफ़ी ज़मीन होती थी। अब तुम लोग फिर से यही सोच रहे हो कि उनके पिताजी भी क्या दुबई में तेल बेचते थे?
अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। उनको ये ज़मीन रूलर से मिलती थी। मैंने तुम्हें बोला था ना कि पोप कौन होता है, ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा वीडियो के। तो सुनो, जो ये प्रीस्ट और बिशप्स होते थे वो एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन कैथोलिक चर्च के अंडर में आते थे, जिसका हेड पोप होता था और पोप रोम में रहता था। ये सब वही लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट ऑर्डर को कॉन्स्टिट्यूट किया था। लेकिन अगर ये नॉर्मल लोग, पीजेंट्स, अगर बिशप्स और प्रीस्ट बन जाते तो इनकी लाइफ बेटर हो जाती। ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे मन में आ रहा है तो मैं बता दूं कि हर कोई प्रीस्ट और बिशप्स नहीं बन सकता था। जैसे कि सर्व्स हो गए, यानी कि वो लोग जो सर्व करते हैं दूसरों को, जैसे कि फिजिकली चैलेंज लोग हो गए, वो भी प्रीस्ट नहीं बन सकते थे। और जो एक बार प्रीस्ट बन गया या बिशप बन गए वो शादी नहीं कर सकते। बिशप्स, ये लोग भी काफ़ी प्रिविलेज स्टेटस एंजॉय करते थे, बिल्कुल नोबल्स की तरह, क्योंकि इनके पास भी काफ़ी लैंड होती थी और ये पैलेसेस में रहते थे। क्या ये लोग बस लैंड की वजह से इतने अमीर थे या फिर इनके और भी कोई सोर्सेज थे इनकम के? हाँ, एक और इनकम था, जैसे कि ये नॉर्मन पीजेंट लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे, जिसे टेथ कहा जाता था। और कुछ जो ज़्यादा ही अमीर थे, उनके पास पैसा बहुत था, तो वो अपने भले के लिए भी दान कर दिया करते थे। अब देखो, तुम लोगों ने ये तो जान लिया कि प्रीस्ट कौन होते थे, तो फिर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रीस्ट और मॉन्क्स में क्या कोई डिफरेंस हुआ करता था? अरे भाई, पहले ये तो बता दे मॉन्क्स होते कौन थे, जब तो हम बताएंगे डिफरेंस। चलो फिर पहले यही बता दो कि मॉन्क्स होते कौन थे और मॉन्क्स में क्या डिफरेंस होता था। मॉन्क्स होते तो बिल्कुल प्रीस्ट की तरह ही थे, बट थोड़ा सा डिफरेंस हुआ करता था। जो ये मॉन्क्स होते थे ये आइसोलेटेड लाइफ जीना पसंद करते थे। क्या मतलब, ये सब मोह माया से दूर रहते थे? हाँ, एक तरह से बोल सकते। ये लोग बहुत डीपली मेडिटेशन करते थे, इसलिए ये नॉर्मल लोगों से काफ़ी दूर रहते थे, मोनेस्ट्रीज और एबीज में। अब इसमें कोई भी मॉन्क्स बन सकता था, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जो सारे मेल हुआ करते थे वो मॉन्क्स बनते थे और वुमेन्स नन्स। मॉन्क्स और नन्स सेपरेटली रहते थे और ये लोग भी प्रीस्ट की तरह शादी नहीं कर सकते थे। अब इनमें भी कुछ अलग टाइप के हुआ करते थे मॉन्क्स, जिन्हें एक जगह पर रहना पसंद नहीं रहता था। वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और लोगों को उपदेश देते थे और कुछ लर्निंग्स सिखाते थे, और ये सब फ्रायर्स कहलाते थे। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो इन सब का खाने पीने का खर्चा फिर कैसे चलता था अगर ये लोग ट्रैवल करते थे, तो ये सब अपनी लाइफ पूरी चैरिटी पे डिपेंड करते थे। अब बढ़ते अपने लास्ट और थर्ड ऑर्डर की तरफ, जिसमें कि मोस्टली नॉर्मल लोग हुआ करते थे, जो कि पीजेंट्स होते थे। अब इनमें भी दो तरह के पीजेंट्स हुआ करते थे, कुछ फ्री जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन हुआ करती थी, और कुछ अनफ्री जो कि सर्फ्स कहलाते थे। सर्फ्स बेसिकली एक सर्वेंट की तरह यूज होते थे। अब जो मैन हुआ करते थे उन्हें कम से कम 40 दिन की मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती थी, और ये जो लैंड है वो भी फ्री पीजेंट को लॉर्ड से मिलती थी, बेसिकली कुछ रेंट पर, जो कि डायरेक्टली कट जाता था जब उनके फैमिली मेंबर्स वीक्स में कुछ दिन, जैसे कि 3 या फिर उनसे ज़्यादा दिन के लिए काम करते थे। और इसके अलावा भी कुछ और काम करने पड़ते थे, जैसे कि फायरवुड्स को इकट्ठा करना, बिल्डिंग्स को रिपेयर करना, और भी बहुत सारे काम। और तो और किंग कभी कभी डायरेक्टली टैक्स भी लगा देता था पीजेंट्स लोगों पे, जिससे क्लर्जी और नोबल्स काफी बच जाते थे, उन्हें ये टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, और इस टैक्स को टैली कहा जाता था। जब इन लोगों की ये हालत होती है तो हमारी क्या होती होगी, तो सुनिए फिर। अब सर्फ्स तो एक तरह से गुलाम की तरह यूज किए जाते थे। वो लोग जिस लैंड पे काम करते थे उस पे जितना भी प्रोड्यूस हुआ है वो सारा लॉर्ड का होता था, और तो और उन्हें वेजेस भी नहीं दी जाती थी। वो लॉर्ड की बिना परमिशन के कहीं भी भाग भी नहीं सकते थे। क्या मतलब, अब वो लोग पूछ के थोड़ी ना भागेंगे। सर्फ्स तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि शादी भी नहीं। ये भी उन्हें लॉर्ड की परमिशन के साथ करनी पड़ती थी, और अगर उन्हें अपनी मर्जी से करनी है तो फिर उन्हें लॉर्ड को कुछ फी पे करनी पड़ती थी। ये तो हो गए द 3 ऑर्डर्स। अब देखो, क्या इसके अलावा कोई 4th ऑर्डर भी था? अब हम इसको जानेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में। आज के लिए बहुत हो गई हिस्ट्री, मैं तो चला रेस्ट करने, मतलब गेम खेलने। बाय।